Morning everyone, I am Happy Sharma here before you and I welcome you all on behalf of RJ Study Point. Today we are going to discuss Negotiable Instruments Act 1881. इस एक्ट में हम देखेंगे कि यह कब का है। पहला तो ये 26 ऑफ 1881 का एक्ट है। एक्ट नंबर क्या है? 26 ऑफ 1881। यह प्रिलिमिनरी में पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें असेंट कब मिली? इसको असेंट मिली 9th ऑफ दिसंबर 1881। उसके बाद डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है इसका 1 मार्च 1882। इसके बाद आता है, हम इसमें देखेंगे इसका इंट्रो क्या है, इसमें स्कीम क्या है, इसकी स्कीम इन द सेंस कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं। उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जैसे ड्रॉअर कौन है, ड्रॉई कौन है, पेई कौन है, एंडोर्सी कौन है और एंडोर्समेंट क्या होता है उस चीज से रिलेटेड। नेगोशिएबल का क्या मतलब है, इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ चेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टाइप्स ऑफ चेक। इनको समझ के ही हम देखें इसका जुरिस्डिक्शन के बारे में समझ पाएंगे, इसका जो भी सिस्टम होता है और बाकी का जो पूरा चैप्टर है उसको भी जब देखते हैं तो उसमें बार बार कहीं ना कहीं जो टाइप्स ऑफ चेक है ये एनआई का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको वेल एस्टेब्लिश्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यानी लीगली भी हम इसको एक्सेप्टेंस दे चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे चेक का डिसऑनर किस तरीके से होता है। इसके बाद जब डिसऑनर हो जाता है तो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, वो जो ऑफेंस होता है डिसऑनर का उसको में किस तरीके से कॉग्निजेंस लिया जाता है, कौन सा कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है, जुरिस्डिक्शन किस तरीके से इसमें तय किया जाता है। उसके बाद नेचर ऑफ ऑफेंस, ये पर्टिकुलर जो ऑफेंस हुआ है क्या ये कंपाउंडेबल है, इस चीज की हम आज बात करेंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल का क्या मतलब है? यहां पे नेगोशिएशन का मतलब होता है ट्रांसफर, ना कि वो पर्टिकुलर जो बातें हम किसी से मोल भाव करते हैं या फिर किसी चीज के लिए नेगोशिएट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट का क्या मीनिंग है। इंस्ट्रूमेंट का यहां पे जनरली मतलब है रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। रिटर्न इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? चेक हो सकता है, प्रोमिसरी नोट हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है। उसके बाद इस एक्ट का इंट्रो एक तरीके से देखा जाए तो इसकी प्रीएम्बल में है। ये एक्ट डिफाइन करता है और अमेंडमेंट करता है, अमेंडिंग लॉ है किस चीज का? बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक। यही इसका पर्पज है और यही इसका इंट्रो है। इसके बाद हम इसकी स्कीम पे आते हैं। तो इसकी स्कीम क्या है? इसमें टोटल 17 चैप्टर हैं और टोटल 148 सेक्शंस हैं। इसके बाद मेनली आरजेएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 17 चैप्टर को ही इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा अनदर जुडिशरी का अगर एग्जाम में देखा जाए तो पूरा एनआई एक्ट पूछा जा सकता है, अनदर उसमें सिलेबस में हम देख सकते हैं, लेकिन आरजेएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली चैप्टर नंबर 17 ही इंपॉर्टेंट है जो कि क्रिमिनल लायबिलिटी इसमें तय करता है। इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए, उनके बारे में हम देखेंगे, जो कि 2003 में, 2006 में और 2015, 2018 जो भी इनमें अमेंडमेंट हुए हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा टर्मिनोलॉजी की बात करें मेनली तो पेई कौन होता है ये क्या हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई उस वजह से इसको पूरा वापस से देखना पड़ रहा है। तो मैं फिर से इसमें लिखता हूं। ये एक चेक है, इसमें यहां पर्टिकुलर मेंशन्ड होता है पेई और यहां पे अपन उस पर्टिकुलर उसका नाम कर लेते हैं एक्स और बियरर। अब इसी जगह पे अपन कुछ चीजें देखते हैं। पेई कौन होगा? यहां पे कुछ अमाउंट होता है, यहां पे साइन किए जाते हैं और यहां इसको कौन से बैंक को डायरेक्ट किया जाता है उस चीज का मेंशन होता है। तो जिस पर्सन का इसमें नाम दिया गया है वो कौन है? पेई। और ड्रॉवर कौन होता है? जो उसको साइन कर रहा है। यानी मैंने अगर किसी के लिए चेक लिखा है 2 लाख रुपए का, मेंशन यहां पे हो जाएगा अमाउंट। उसके बाद अगर मैं साइन कर रहा हूं तो यहां पे मेरे साइन होंगे और मैं कौन हूं? ड्रॉवर। और पेई कौन है? जिसके लिए, जिसको मैं अमाउंट देने का डायरेक्ट कर रहा हूं, किसको? बैंक को। तो बैंक कौन है? वो है ड्रॉई। जिसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है ड्रॉवर के द्वारा वो है ड्रॉई, और जिसके लिए किया जाता है वो है पेई। तो ये 3 चीजें हमको यहां क्लियर हो गई। अब देखते हैं हम एंडोर्सी क्या होता है और बियरर क्या होता है। बियरर एक्चुअली हम टाइप्स ऑफ चेक में देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये एंडोर्सी क्या होता है। एंडोर्सी का मतलब है ये एक्स, ये अगर कहता है कि ये अमाउंट वाई अगर आए आपके पास, किसको इंस्ट्रक्ट करता है? ड्रॉई को।
क्यों? क्योंकि ड्रॉ ही पैसे देने वाला व्यक्ति है। तो ये इंस्ट्रक्ट करेगा ड्रॉई को कि अगर वाई या फिर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन आए आपके पास तो आप उसको पैसे, मेरी जगह उसको पैसे दे दीजिएगा। तो इस तरीके से ये बिल्कुल जनरल सेंस में हम आज देख रहे हैं। तो यही होता है एंडोर्सी। ये इस चीज की जो इंस्ट्रक्शंस देता है वो चेक के बैक साइड पे पर्टिकुलर लिख के दे सकता है, या फिर कोई पेपर एनेक्स कर सकता है, इसके साथ अटैच कर सकता है, या फिर कोई पर्टिकुलर जो स्टाम्प पेपर है उस पर भी ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन लिख के और उसके साथ एनेक्स करके दे सकता है। तो जब वह व्यक्ति यानी वाई जब बैंक में जाएगा, उस पर्टिकुलर चीज को बैंक वालों को दिखाएगा, तो उस चीज के अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन बैंक क्या करेगा? एक्ट करेगा। या अपन ने देख लिया, एंडोर्समेंट भी समझ लिया। एंडोर्स ये जो पूरा प्रोसीजर है उसके साथ एनेक्स करना या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन देना वो एंडोर्समेंट है। उसके बाद वो पर्टिकुलर जो पर्सन है वो एंडोर्सी है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी, इनको समझना जरूरी था। इसके बाद जो मेन चीज है वो है टाइप्स ऑफ चेक। टाइप्स ऑफ चेक बेसिकली 2 पॉइंट्स में डिसाइड किए गए हैं, जो कि एनआई एक्ट का पार्ट नहीं है, पर वेल एस्टेब्लिश्ड कन्वेंशन और जो सिस्टम चला जा रहा है हमारे कस्टम्स जो चले जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने तय कर लिया है और उसको कहीं ना कहीं लीगल एक्सेप्टेंस भी दी जा चुकी है। तो एक है ओपन चेक, एक है क्रॉस चेक। ओपन चेक क्या होता है? ओपन चेक 2 तरीके से हमने डिसाइड की हो, एक तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग और एक बियरर। बियरर और ऑर्डर, मेन चीज जो ओपन चेक होती है वो उसमें होता है कि कोई भी चेक अगर बैंक में लेके जाया जाए तो काउंटर पे ही उसका एनकैशमेंट संभव है, यानी उसमें जो धारक है, जो होल्डर है, यानी जो पेई है, उसके पास उसका खुद का बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है। उसको सीधा काउंटर से बिना उसका चाहे बैंक अकाउंट नहीं है उसके बावजूद उसको एनकैश किया जा सकता है, यानी उसको पेमेंट किया जा सकता है। तो बियरर और ऑर्डर का क्या सेंस है? बियरर अपने जो इसका वर्ड है अपने आप में डिफाइन करता है। बियरर मतलब जो चेक का धारक है, जिसके पास चेक है। इसके बाद ऑर्डर, अगर बियरर को काट के पर्टिकुलर हम काट देते हैं तो ये ऑटोमेटिक चेक बन जाता है ऑर्डर टू। अब जिस पर्सन को यहाँ पे मेंशन है उसको बैंक पैसे दे देगा, जो भी अमाउंट इसमें लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट हो गया। और अगर पर्टिकुलर इसको हम नहीं काटा था, इसको ओनली लिखा हुआ है सिंपली, तो वो बियरर जो भी चेक लेके जाएगा उसको दे दिया जाएगा। अब मान लो ये चेक बियरर वाला चेक है, तो इस चेक को अगर कभी कोई किसी पर्सन के पास से खो गया या गिर गया और कोई अनदर पर्सन को मिल जाता है, तो वो भी अगर बैंक में जाके उसको प्रेजेंट कर दे तो उसके अकॉर्डिंग चेक के अकॉर्डिंग एज अ बैंक जो एज अ ड्रॉई उस पेमेंट को उसको ट्रांसफर कर देता है। तो उसके बाद इसी चीज को ध्यान में रख के इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है, यह पर्टिकुलर जो चेक होता है ऑर्डर, उसमें क्या हो सकता है? ये एंडोर्स कर सकता है, फर्दर किसी पर्सन को भी एंडोर्स कर सकता है। इसके बाद इसके अलावा जो सेकंड टाइप चेक वो है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक क्या होता है? क्रॉस चेक भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी है जनरल, सेकंड स्पेशल, थर्ड कैटेगरी हो सकती है अकाउंट पेई। एक पर्टिकुलर चेक होता है, उसमें हम देखते हैं कि यहां पे साइड में इस तरीके से 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है, ये होता है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक क्या होता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट एक तय कर देता है, एक पर्टिकुलर सिस्टम तय करता है कि जिसका भी यहाँ पे एज अ पेई नाम मेंशन है उसी के अकाउंट में इसको ट्रांसफर किया जाए या उसी को पर्टिकुलर वो दिया जाए। तो जनरल का सेंस यही है कि सिर्फ लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पेई का नाम है, तो यानी पेई को ही इस चीज का भुगतान हो। स्पेशल का मतलब है जैसे यहाँ पे अगर नाम लिख दिया एसबीआई बैंक का, तो ये जो पेई है इसका एसबीआई बैंक में ही अकाउंट होना जरूरी है, तभी इसको ये जो इसका अमाउंट है वो ट्रांसफर किया जाएगा। अकाउंट पेई का मतलब होता है जैसे यहां पे एसबीआई ना लिख के अगर यहां पे लिखा जाए क्रॉस और यहां पे पर्टिकुलर अकाउंट पेई लिख दिया जाता है, तो इसका मतलब है यहां पे जो पेई है सीधा उसके अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाए। अब इसकी जो खास बात वो ये है कि भाई ये जो अकाउंट इसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए, तो इसका जो मेन सेंस उससे जो डिफरेंस था ओपन चेक से वो यही था कि यहाँ एक तो अकाउंट होना जरूरी है, दूसरा बैंक के काउंटर पे डायरेक्ट इनको
पेमेंट नहीं किया जाता, डायरेक्ट इनको इनकैश नहीं किया जाता, ये बैंक में जाएंगे, इनका अकाउंट है उसमें सीधा इसमें ट्रांसफर मिलेगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज थी हमारी, इंपॉर्टेंट टर्म्स होगी, टाइप्स ऑफ चेक हो गया डिसऑनर। डिसऑनर इन द सेंस पर्टिकुलर चेक में मैंने अमाउंट भरा 5 लाख रुपीस, मैंने एक्स को वो चेक दिया, एक्स ने जाके बैंक अकाउंट में गया और पैसे डिमांड किए, लेकिन मेरे अकाउंट में रुपए थे ओनली 2 लाख रुपीस। अब बैंक यह पैसे देने में असमर्थ है क्योंकि मेरे अकाउंट में रुपए ही नहीं है, तो इस वजह से चेक क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, जिसको आम बोलचाल में हम बाउंस कहते हैं, चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो गया। यही जो लीगल टर्मिनोलॉजी में इसको बोलते हैं चेक डिसऑनर। चेक डिसऑनर चैप्टर 17 के अकॉर्डिंग ऑफेंस है, चैप्टर 17 ऑफ एनआई एक्ट, जो कि 1988 में इस बेयर एक्ट में, इस लॉ में जोड़ा गया, जो कि 1989 मार्च 1989 में इन्फोर्स हुआ। उससे पहले क्या था, नोटेरी पब्लिक नाम से चैप्टर 17 हुआ करता था, और जो एनआई एक्ट पूरी तरीके से उसमें सिर्फ सिविल रेमेडी अवेलेबल थी। लेकिन धीरे धीरे जब हमने देखा इस तरीके के मामले बहुत ज्यादा बढ़ते गए, तो उस चीज को कहीं ना कहीं इसमें अंकुश लगाने की वजह से और इसको ऑफेंसिव बनाते हुए इस एक्ट को 1988 में 17th चैप्टर के रूप में ऑफेंस एज ए ऑफेंस चेक डिसऑनर के नाम से कुछ प्रोविजंस इसमें जोड़े गए। उसके बाद फर्दर अमेंडमेंट के थ्रू हमने कुछ इसमें नए सेक्शन इंट्रोड्यूस किए, जैसे सेक्शन 143A है, सेक्शन 148 है, सेक्शन 142A है, इस तरीके से कुछ नए सेक्शन हमने इसमें इंट्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द जो हमारी जरूरतें थी उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें कुछ एक्ट जो लॉ है, कुछ प्रोविजंस हैं वो ऐड किए। अब बात आती है चेक बाउंस, चेक डिसऑनर। चेक डिसऑनर के बारे में हमने जान लिया। अब जरूरी नहीं है चेक डिसऑनर इसी वजह से हो, चेक डिसऑनर और भी अनदर रीजन से हो सकता है। जैसे मेरा और बैंक का कुछ ऐसा एग्रीमेंट है कि मेरे बैंक अकाउंट से 3 लाख रुपए से ज्यादा आप किसी को ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो भी 5 लाख जो रुपीस का अमाउंट मैंने किसी को चेक दिया है, तो वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि मैंने जब ऑलरेडी बैंक से ऐसा एग्रीमेंट कर रखा है कि मेरे अकाउंट से एक बार में 3 लाख रुपए ही ट्रांसफर किए जा सकते हैं, उसके बावजूद अगर मैंने 5 लाख का चेक बनाया है, तो सीधी सी बात है, चेक क्या होगा, डिसऑनर हो जाएगा। और डिसऑनर हो जाता है, ये भी एक वजह है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के अकॉर्डिंग, जैसे अगर कोई पर्टिकुलर जो चेक है उसमें साइन मिसमैच हो जाता है, यह भी एक प्रॉब्लम हो सकती है जो कि डिसऑनर, चेक डिसऑनर का कॉज हो सकती है। इसी तरीके से और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स में अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम डिसाइड हुआ है। इसके अलावा इसमें जो लाइबिलिटी आती है वो 420 आईपीसी की भी आ सकती है। मैंने जानबूझ के इस तरीके से साइन किया या फिर कोई पर्टिकुलर चेक दिया, उसमें कहीं ना कहीं मेरी इंटेंशन थी किसी पर्सन को डिफ्रॉड करने की, तो उस अकॉर्डिंग सेक्शन 420 आईपीसी में भी इस चीज का ऑफेंस माना गया है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो हमारी है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। कॉग्निजेंस कौन सा कोर्ट इस एक्ट के अकॉर्डिंग लेता है, इसमें नॉट इंफीरियर टू जेम 1 और MM, ये दो कोर्ट हैं जो कि यहां पे कॉग्निजेंस लेने के लिए अधिकृत हैं। इसके बाद किस तरीके से इसमें वो लिया जाता है, यानी जुरिस्डिक्शन किस तरीके से तय होगा, उस चीज को हम एक बार देखते हैं। हमने अभी क्रॉस ऑर्डर चेक पढ़ा था, उसमें देखा अकाउंट पेई के अकॉर्डिंग, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी, इनको ध्यान में रख के ही हम जुरिस्डिक्शन का देखते हैं, किस तरीके से जुरिस्डिक्शन डिसाइड होता है। वैसे हम सेक्शन वाइज इस एक्ट को बाद में पढ़ेंगे, पर फिर भी 142 के अकॉर्डिंग इसमें जुरिस्डिक्शन बताया है। 142 के अकॉर्डिंग जो इसमें जुरिस्डिक्शन बताया है उसका एक सिस्टम चलता है थ्रू द अकाउंट, अगर ये चेक है, और नॉट अदरवाइज, यानी अदरवाइज नॉट थ्रू द अकाउंट। अकाउंट पे का जो अपन ने देखा ना क्रॉस लाइन में, यहां पे इस तरीके से चेक में लिखा जाता था, बड़ा चेक है उसमें यहां पे 2 लाइन इसमें लिखा
अकाउंट पे ही, इस तरीके से क्रॉस चेक होता है। और इस तरीके का चेक है तो उसमें क्या सिस्टम होता है, जैसे एक्स ने एक वाई को चेक दिया, अकाउंट पे ही का चेक दिया, अब वाई ने क्या किया, उस पर्टिकुलर चेक को अपने अकाउंट में जाके लगाया। जब अपने एक्स का तो जो अकाउंट था वो था दिल्ली में, वाई का जो अकाउंट था वो था मुंबई में। एक्स का अकाउंट था दिल्ली में, वाई का अकाउंट था मुंबई में। जब वाई ने इस चेक को मुंबई में लगाया और उसका जो चेक था वो डिसऑनर हो गया, रीजंस हमने देख लिए कैसे डिसऑनर हो सकता है। तो उस किसी भी रीजन की वजह से अगर वो डिसऑनर हो जाता है तो जो वाई है उस चेक को मुंबई में लगा सकता है जहां पे उसका खुद का अकाउंट है। ये जुरिस्डिक्शन है, बैंक में नहीं, मतलब उस पर्टिकुलर जगह पे जिस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है उसमें वह केस जो भी कंप्लेंट है वह फाइल कर सकता है। यहाँ पे खास बात है, जो कॉग्निजेंस लिया जाता है वो रिटर्न कंप्लेंट में ही लिया जाता है। रिटर्न कंप्लेंट के थ्रू ही कोई भी केस फाइल किया जा सकता है। रिटर्न कंप्लेंट के थ्रू केस फाइल किया जाता है और यहाँ पे ये मुंबई में केस फाइल कर सकता है। अगर अदरवाइज इस तरीके का कोई चेक नहीं है, सिंपल बियरर चेक है या फिर किसी भी तरीके का ओपन चेक है, तो उस केस में क्या होता है, जैसे एक्स था दिल्ली का और वाई था मुंबई का, यह गया बैंक में और जो काउंटर पे जाके इसने अपना चेक दिया और वो किसी वजह से डिसऑनर हो गया। तो इस केस में जहां पे ब्रांच है किसकी, जो ड्रॉवर है, वहीं उसी एरिया में ही वह कंप्लेंट फाइल कर सकता है। समझ में आ गई बात? दो तरीके का सिस्टम है। थ्रू द अकाउंट अगर चेक है तो उस केस में जो पेई है, जब चेक डिसऑनर हुआ है तो जो पेई है वह उसने जिस पर्टिकुलर जहां पे उस खुद का उसका अकाउंट है उस एरिया में भी, उस एरिया का जो भी कोर्ट लगता है जिसका भी जुरिस्डिक्शन वहां पे है, उस एरिया में रिटर्न कंप्लेंट के थ्रू वह प्रोसीडिंग स्टार्ट करवा सकता है। दूसरे केस में अगर वह थ्रू द अकाउंट चेक नहीं है या फिर अदरवाइज है, तो उस केस में जहां पे जो ड्रॉवर था उसका जो बैंक अकाउंट है, उसकी कोई भी जो उसकी ब्रांच है जहां पे उसका अकाउंट है पर्टिकुलर ड्रॉवर का, जिस भी ब्रांच में, जैसे इसका एसबीआई में था और एसबीआई की ब्रांच है दिल्ली में, तो यहाँ पे जो इसका अकाउंट है वो है दिल्ली ब्रांच में, एसबीआई की दिल्ली ब्रांच में। तो दिल्ली ब्रांच जो है एसबीआई की वो किस कोर्ट के, किस जेएम1 या एमएम के उसमें आती है, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो एमएम, जो भी इसका यहाँ पे पर्टिकुलर एमएम का जो भी जुरिस्डिक्शन है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का, वहां पे वो रिटर्न कंप्लेंट फाइल करेगा और उसमें कॉग्निजेंस लेके आगे फर्दर प्रोसीडिंग की जाती है। ये बिल्कुल सिंपल सा इसका जुरिस्डिक्शन डिफाइन होता है। इसके बाद जुरिस्डिक्शन के बाद हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो था नेचर ऑफ द ऑफेंस। ये जो नेचर है इसका ऑफेंस का, डिसऑनर ऑफ चेक, ये कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल का क्या मतलब है, अगर चेक डिसऑनर हो गया, जब डिसऑनर हो जाता है तो पर्टिकुलर पर्सन जिस जो पेई है वो कंप्लेन करता है, जब रिटर्न उसने कंप्लेंट फाइल की तो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई। जब प्रोसीडिंग कोर्ट में स्टार्ट हो गई तो कहीं ना कहीं उसको कोई पनिशमेंट मिलती है, और वो पनिशमेंट वैसे इसमें एनआई एक्ट में कितनी प्रिस्क्राइब है, 2 साल तक की उसको सजा हो सकती है। उसके अलावा जो उसमें पेमेंट लिखा है उस चेक में, जो राशि थी जिसका भुगतान किया जाना था उसकी डबल राशि, उसका जस्ट डबल, फर्क नहीं पड़ता जो पर्टिकुलर 200 रुपए है चाहे 2 करोड़ रुपए है। तो इसमें कंपाउंडेबिलिटी का सेंस यही है कि फ्यूचर में जाके आपस में ये दोनों मतलब उसमें अपने आप में राजीनामा कर सकता है। कंपाउंडेबिलिटी का मतलब है राजीनामा किया जा सकता है एक पर्टिकुलर एंड एट एनी स्टेज। तो उस अकॉर्डिंग इसमें हमने इसका नेचर देखा, इसमें इंट्रो देखा, इसकी स्कीम देखी, इसमें किस तरीके से जुरिस्डिक्शन है वो आज हमने देखा, टाइप्स ऑफ चेक देखे, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात की, सिंपल सा हमने देखा कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट जिसमें अमेंडमेंट आए वो हमने देखे, इसमें टोटल सेक्शंस कितने हैं, इसका कंपाउंडेबल नेचर के बारे में भी हमने देख लिया।
इसका जो और बाकी का एनआई एक्ट में हमने इसकी जो कब ये इन्फोर्स हुआ, कब इसको असेंट मिली, इसका पूरा नाम, इसका जो नेगोशिएबल का क्या मतलब है, इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है, ये किस चीज से डील करता है, इस सब चीज के बारे में हमने आज थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू आज हमने लेके चले हैं। इसके बाद हम बाकी का जो पूरा एक्ट है उसमें मेनली आज हम मतलब अब जो भी हमारी नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें चैप्टर 17 पे हमारा फोकस रहेगा। चैप्टर 17 को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्यों? क्योंकि यह आरजेएस का, राजस्थान जुडिशियल सर्विस का सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा जो बाकी का बचा हुआ बेर एक्ट, बाकी का जो लॉ है 16 चैप्टर बचे हो उसको हम कभी फ्यूचर में टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम चैप्टर 17 पे ही फोकस करेंगे जो कि आरजेएस के सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा ओवरव्यू में मुझे नहीं लगता कोई चीज बची है। जो बेसिक चीजें थी वो आज हमने देख ली, किस तरीके से क्या सिस्टम होता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर 17 को। तो मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।